ममता की बहू लिली को दिखावे का बड़ा शौक था। वो सोशल मीडिया में हर चीज को शेयर करती। एक बार पूरा परिवार खाना खाने बाहर जाता है, जहां होटल में अरे माँ, लिली पापा, आप लोगों को जो खाना है ये मेनू कार्ड से ऑर्डर कर दो, और हाँ, रोहन के लिए भी कुछ स्वीट डिश मंगा लो। अरे रुको रुको, खाने में ये जरूर मंगाना। रवि मेनू की तरफ देखता हुआ कहता है, अरे ये क्या है? अरे जो भी है सबसे महंगा है, फोटो भी इसकी अच्छी आएगी, मेरी सहेलियां देखेंगी तो खूब जलेगी। अरे बहू, खाना खाने के लिए होता है, ना कि दिखावे के लिए। और क्या फायदा इतनी महंगी डिश को मंगाकर। ओ माँ, हम देश के लिए खाते हैं। खाना आ जाता है। लिली जो डिश मंगाती है वो काफी अजीब सी होती है। उसके सामने जैसे ही वो डिश रखी जाती है, लिली का मुंह बिगड़ जाता है। सभी अपना खाना शुरू करते हैं कि तभी लिली, अरे रुको रुको, सभी डर जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू? क्या हुआ माँ, क्या खाना ठीक नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं खाने से पहले जरा इसकी फोटो तो खींच लूं। लिली फटाफट फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड कर देती है। हाँ, अब शुरू करें। लेकिन लिली अपना खाना नहीं खा पाती है और भूखी ही रह जाती है, क्योंकि खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। रात में घर में लिली किचन में अकेली खटर पटर कर रही होती है, तभी ममता वहां आ जाती है। क्या हुआ बहुरानी? देश के लिए खाने वाले भूखे ही रह गए क्या? अरे सासू माँ, आप क्या जानो सोशल मीडिया की मजा। ये देखो, 100 से भी ज्यादा लाइक आए हैं मेरे खाने में। अरे दूसरों को दिखाने के चक्कर में भूखी रह जाए, ऐसे मजे मैं तो ना ही लूं बाबा। अच्छा चलो, मैं तो चली सोने। आज होटल का मजेदार खाना खाकर मजा ही आ गया। अगले दिन लिली सज धज कर तैयार हो रही होती है, तभी अरे ये चंपा चमेली बनकर कहाँ की झांकी सजाई है, हैं? और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं बहू? तेरे तो नहीं लग रहे। अरे माँ जी, आप भी ना। मेरी सहेली है ना कविता, उसने कल एक नई ड्रेस में फोटो डाली। बस आप समझ लो कि रात कैसी काटी है मैंने। हे भगवान, लिली जो तेरे पास है उसमें सब्र कर ले। अब ये ड्रेस है किसकी? ये तो माँ जी मैं डिजाइनर शॉप से किराए पर ले आई हूँ। बस फोटो खींचकर वापस कर दूंगी। पूरे 1000 रुपए दिए हैं इसके। लिली घूम घूम कर फोटो खींच रही होती है कि तभी उसका बेटा वहां आ जाता है और माँ को पकड़ने की कोशिश करता है, और अचानक चर्र की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय रे, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ? अब फेसबुक को आग लग गई क्या? अरे माँ, शुभ शुभ बोलो ना। ये देखो, किराए की ड्रेस इस रोहन ने फाड़ डाली। पूरे 25,000 की ड्रेस। माँ, अब क्या होगा, कैसे होगा अब? और वो जोर जोर से रोने लगती है। इस हादसे के बाद लिली कुछ दिनों तक तो ठीक रहती है, लेकिन फिर से एक दिन, रवि, आज रोहन पहली बार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी सोशल मीडिया पे डाल दूं। कितना अच्छा होगा ना, जब लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा बेटा इतने महंगे स्कूल में पढ़ने जा रहा है। देखो लिली, सारी जानकारी सोशल मीडिया में शेयर करना ठीक नहीं, और अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, ना कि किसी को दिखावे के लिए हम उसे पढ़ा रहे हैं। आप चुप रहो जी, ये फ्री का ज्ञान अपने ऑफिस में ही बांटा करो। लिली मोबाइल में कुछ टाइप करती है। लो, हो गया पोस्ट। रोहन की फोटो के साथ स्कूल को भी टैग कर दिया है। घड़ी लगातार वक्त बढ़ाती है।
2, 3, 4, 5। माँ, मुझे चिंता हो रही है। रोहन का स्कूल तो 1 बजे ही खत्म हो जाता है। अभी तक वो आया क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ लिली, चिंता की बात तो है ही। रुक, मैं रवि को फोन करती हूँ। तभी फोन की घंटी बजती है और लिली दौड़कर फोन उठा लेती है। क्या? कौन बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लिली फोन रखकर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, किसका फोन था और तू रो क्यों रही है? माँ, कुछ गुंडों ने रोहन को स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया है। उन लोगों ने सोशल मीडिया से रोहन की डिटेल ले ली थी। अब 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। माँ, मेरा बेटा। और लिली जोर जोर से रोने लगती है। तभी बाहर से रवि रोहन को लेकर आता है। लिली दौड़कर बेटे को गले लगा लेती है और प्यार करते हुए बोलती है, अरे बेटा, तुझे किसने उठा लिया था और तू पापा के पास कैसे आ गया? लिली, रोहन को मैं ही स्कूल से लेकर गया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, जिससे तुम्हें ये पता चले कि जो तुम लोगों को जलाने और अपने मजे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लिली रोहन को गले लगा लेती है। मैं समझ गई, मैंने इस दिखावे के चक्कर में बड़ा नुकसान किया है। मुझे माफ कर दीजिए। हर साल मई जून के महीने में उबलापुर गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश न होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता, साथ ही जमीन का जल स्तर भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। सैफाली महारानी जी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का ऐसे ही बिना नहाए मलिच रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा लड़का उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हमारी लड़की नहा ली तो तुम्हें बहुत बड़ी आफत आ गई। अपनी महारानी लड़की से कहो खुद हैंडपंप से पानी निकाल कर रखा करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 झापड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। सैफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सैफाली की उसकी चाची से अक्सर पानी के पीछे लड़ाई हुआ करती थी। सैफाली के पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची सैफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब सैफाली के चाचा धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने पति के खूब कान भरती है। आज तो आपकी भतीजी सैफाली मुझे मारने को लिपटी जा रही थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल कर रखा कर, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो ये कहो कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी तो पूरा मजा ले रही थी। वो तो अपनी लड़की के हाथों मुझे पिटवाना ही चाहती है। इस तरह झूठ बोलकर सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह गुस्से में तुरंत अपनी भाभी के कमरे में जाता है और उनका सामान बाहर निकालकर फेंकने लगता है। चाचा, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, भैया मर चुके हैं। अब तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सैफाली और उसकी माँ सरपंच के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। पंचायत बैठती है, लेकिन सैफाली की चाची सरपंच को रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर सैफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस गांव में धनु सिंह की वजह से हमें कोई आसरा नहीं देगा। भरी दोपहरी में सैफाली की माँ चलते चलते धूप और गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया?
सैफाली इधर उधर पानी खोजने लगती है, लेकिन उस वीराने में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई झाड़ियों के पास पानी की तलाश में जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। सैफाली तुरंत एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में फिट करती है। 1 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद नल से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, तरल सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। सैफाली थोड़ा सा सोना लेकर ही अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। सैफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। घुड़सवार सैफाली और उसकी माँ को अस्पताल तक छोड़ देता है। फिर मिलेंगे। अस्पताल में माँ का कुछ दिन इलाज चलता है और वो ठीक हो जाती है। माँ, नानी घर जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। सैफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकालकर बेच देते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो सैफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने बाजार में सैफाली को बहुत अच्छे कपड़े पहने घुड़सवार के साथ घूमते देख लिया। बबलू सारी बात जाकर अपने अम्मा बापू को बताता है। जब वे लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? धनु सिंह एक दिन चुपके से सैफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो सैफाली को हैंडपंप से सोना निकालते देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? सैफाली की झोपड़ी के पास एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात में धनु सिंह, सोमवती और बबलू सैफाली की झोपड़ी पर जाते हैं। सबसे पहले वे सैफाली और सैफाली की माँ के मुंह पर नशीली दवा रुमाल में रखकर उन्हें सुंघाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी पूरी भर जाती है। वे अपने थैले और कपड़ों में भी सोना ठूंस लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद नहीं होता। लगता है नीचे कोई बहुत बड़ी सोने की खान है। अब बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का परिवार बैलगाड़ी पर सोने का ढेर रखकर अपने गांव की ओर चल देता है। रास्ते में डाकुओं की टोली गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के पूरे परिवार को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर सैफाली घुड़सवार से विवाह करके खुशहाल जीवन बिताने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी 1-2 घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो। हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा? अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है। वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब,
गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई। वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं। पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है। तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है। जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया? चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत? देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई।
चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे। कंचन के बेटे ऋषि की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं। लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का, और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है। आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी। जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी। लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप। पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है। लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है, वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ हाँ, बहू क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहाँ शशि भी आती है। अरे शशि, कैसी हो? मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है, कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर, बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए। और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है, तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी, पत्ते खेलेंगी, पत्ते। अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन, माना तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना।
बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। बिना बताए अपनी पियक्कड़ बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। आय हाय, बड़ी आई बिना बताए। उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब भुगतो तुम। ये कहकर वो वहां से वापस चली जाती है। सबके जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे, आधुनिकता की अंधी दौड़ में मैं अपनी संस्कृति ही भूल बैठी थी। अब तो राम ही बचा।